नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। ये खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है और दी सर्विसेज कुछ सर्विसेज सेक्टर है, वहाँ पे अभी भी रिकवरी हुई है, अभी भी उन पे स्ट्रेस है। दूसरे राहत पैकेज में होटल टूरिज्म सेक्टर पर जोर दे सकती है सरकार। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय से एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा, 2 व्हीलर पर जीएसटी घटाने का फैसला राज्यों से बातचीत के बाद। सरकारी कंपनियों के निजीकरण का दायरा बढ़ाएगी सरकार। स्ट्रेटेजिक सेक्टर की संख्या 18 से घटाकर 12 करने की तैयारी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। बैंकिंग शेयरों ने संभाली तेजी की कमान। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी ट्विंस के जोश से बाजार संभलकर हरे निशान में बंद। निफ्टी बैंक तकरीबन 1000 अंक तोड़ा, 5 महीनों की सबसे बड़ी तेजी दर्ज। सितंबर तिमाही में एचडीएफसी ने पेश किया अनुमान से बेहतर नतीजे। एनआईआई में देखा 20% से ज्यादा का उछाल। वहीं बाजार बंद होने के बाद एनटीपीसी के आंकड़े। स्टैंड अलोन मुनाफा 7.5% बढ़ा। 115 के भाव पर बाय बैक की मंजूरी। आरआईएल और फ्यूचर रिटेल डील पर सिंगापुर आर्बिट्रेटर का फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं कंपनी। फ्यूचर रिटेल ने एक्सचेंज को भेजा अपना जवाब। कहा, अमेजॉन ने फ्यूचर रिटेल के निवेशकों को किया गुमराह। बिहार चुनाव में दिग्गजों से न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव बातचीत। चिराग तेजस्वी पर नीतीश का व्यंग। क्रिकेट खेलने वाले, फिल्में बनाने वाले करने चले हैं पॉलिटिक्स। तेजस्वी का पलटवार। कहा, 10 नवंबर को मुख्यमंत्री की विदाई तय। राजस्थान में आरक्षण की मांग पर एक बार फिर गुर्जर आंदोलन। भरतपुर में रेलवे ट्रैक की फिश प्लेटें उखाड़ी, इंटरनेट सेवा बंद। प्लेसमेंट पर दिखा कोरोना का असर। पहले करीब 50% तक घटे जॉब ऑफर्स, सैलरी भी हुई कम। सभी सेक्टर्स में बुरा हाल। दूसरे राहत पैकेज पर सरकार जल्द फैसला ले सकती है। नए पैकेज में सरकार ने होटल टूरिज्म जैसे सेक्टर्स पर जोर देने के संकेत दिए हैं। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय से एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा है कि इकोनॉमी में सुधार के संकेत मिल रहे हैं और सरकार का फिलहाल टैक्स बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। कई सेक्टर तो है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा भी हुई है, जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है और दी सर्विसेज कुछ सर्विसेज सेक्टर है, वहाँ पे अभी भी रिकवरी हुई है, अभी भी उन पे स्ट्रेस है। अब इस पर कैसे मदद की जाए, क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ों पर सजेशंस आ रहे हैं। इन सब चीज़ों पे बातचीत चल रही है और हम लोग योग्य जो भी कुछ होगा वो हम करेंगे। वित्त सचिव ने यह भी कहा कि 2 व्हीलर पर जीएसटी घटाने का फैसला राज्यों से बात करके ही लिया जाएगा। जीएसटी काउंसिल के हर मीटिंग में हमारे पास एक फिटमेंट कमेटी है जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के ऑफिसर्स रहते हैं। वो वहाँ के जो गवर्नमेंट के जो भी मिनिस्टर्स हैं उनसे बातचीत करके और उसके बाद काफ़ी गहन अध्ययन करने के बाद इस पर एक डिसीजन लिया जाता है। फाइनली हम जीएसटी काउंसिल में ले जाते हैं। इसलिए किस कमोडिटी पे, मैं फिर से कहूँगा कि किस कमोडिटी पे टैक्स बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, ये सब एक बड़े ही विचार के बाद किया जाता है। और ख़ास करके जीएसटी का जहाँ तक सवाल है, इसमें हमें ये हमेशा याद करना चाहिए कि ये सिर्फ केंद्र सरकार का मुद्दा नहीं है, राज्य सरकार के साथ ये एक राज्य सरकार के साथ मिल करके और एक जीएसटी काउंसिल तय करती है। सरकार का एलटीसीजी टैक्स हटाने का कोई इरादा नहीं है। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय से एक्सक्लूसिव बातचीत में वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा है कि काफी सोच समझकर इसे लागू किया गया है। काफ़ी सोच समझ करने के बाद ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लाया गया। तो काफ़ी अध्ययन करने के बाद कहा गया कि ये एक पर्टिकुलर सेक्टर है जिसको कि हमें टैक्स के नेट में हमें लाना चाहिए, क्योंकि हमारा टैक्स नेट हमें बढ़ाना चाहिए। 130 करोड़ के देश में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, ये कोई अच्छी बात है नहीं, तो हमें बढ़ाना चाहिए। अब ये लाया गया ये चीज़। अब इसके बाद तुरंत अगर कहा जाए कि आप इसको रिवर्स करें तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक प्रेडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी इन टैक्स सिस्टम भी होना चाहिए। तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इसके क्या परिणाम हुए, कुछ हमें टाइम देना चाहिए और
पर्टिकुलरली अब चूंकि स्टॉक मार्केट और बाकी जो इक्विटी मार्केट ही एक दूसरे फेज में चली गई कोरोना के कारण, तो हमें समय देना चाहिए। सरकारी कंपनियों के निजीकरण के मामलों में अब एक नया मोड़ आ गया है। सरकार निजीकरण का दायरा बढ़ाना चाहती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की संख्या घटाने की तैयारी चल रही है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, ये बताइए, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में क्या बदलाव करने पर विचार हो रहा है और इसका आधार क्या है? देखिए, पूरा मामला सरकारी कंपनियों के निजीकरण से है। विनिवेश विभाग ने एक कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार किया जिसमें कहा कि ये 18 सेक्टर हैं जो कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर होंगे, यानी इन सेक्टर में जो सरकारी कंपनियां हैं उनकी संख्या कम से कम एक, अधिक से अधिक 4 हो सकती है। इन 18 सेक्टर के अलावा जो सेक्टर होंगे उनमें जो सरकारी कंपनियां हैं उसको पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। लेकिन इस कैबिनेट ड्राफ्ट नोट पर जो सूत्र बता रहे हैं, जब प्रधानमंत्री कार्यालय में चर्चा हुई तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह नसीहत दी कि इस कैबिनेट ड्राफ्ट नोट में बड़ा बदलाव करिए। बड़ा बदलाव ये करिए कि 18 सेक्टर जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उसकी संख्या को कम करिए, करीब 12 के आसपास इसको लेकर के आइए और उन सेक्टर को स्ट्रेटेजिक सेक्टर के तौर पर ना रखा जाए जहां पे निजी कंपनियां बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही हैं और जो सेक्टर राष्ट्रीय सुरक्षा से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा हुआ है। तो अब सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय की इस नसीहत के बाद विनिवेश विभाग इस सरकारी कंपनियों के निजीकरण के प्रस्ताव को नए सिरे से तैयार कर रहा है और जल्द ही कैबिनेट के पास अंतिम मंजूरी के लिए रखेगा। लेकिन उसमें स्ट्रेटेजिक सेक्टर की संख्या कम कर दी जाएगी और अधिकांश सेक्टर को बाहर रखा जाएगा ताकि उस सेक्टर की सरकारी कंपनियां जो है उनके निजीकरण का रास्ता साफ किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और इधर फ्यूचर रिटेल और आरआईएल डील पर सिंगापुर आर्बिट्रेटर के ऑर्डर को लेकर फ्यूचर रिटेल ने एक्सचेंज को अपना जवाब भेज दिया है। कंपनी का कहना है कि यह ऑर्डर मानने के लिए कंपनी बाध्य नहीं है। इस खबर पर डिटेल लेते हैं हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा हमसे जुड़े हुए हैं। सुमित, ये बताइए कि आर्बिट्रेटर के आदेश पर फ्यूचर रिटेल का जवाब जो सफाई आई है वो क्या आई है? देखिए, एक्सचेंज को यहाँ पर सफाई दी है। फ्यूचर रिटेल की तरफ से एक नोटिस आया है एक्सचेंज को। उन्होंने बात साफ की है कि जो इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का कि जो भी नोटिस है या फिर जो भी बातचीत है वो कंपनी के ऊपर लागू नहीं है, फ्यूचर रिटेल के ऊपर लागू नहीं है। उन्होंने बात साफ की है कि अमेजन की जो भी डील हुई थी वो फ्यूचर रिटेल के पेरेंट यानी फ्यूचर कूपन के साथ हुई थी, तो फ्यूचर रिटेल उसके अंदर बाध्य नहीं है। दूसरी चीज़, जो इंफॉर्मेशन या फिर जो भी रूल्स की वो बात कर रहे हैं सिंगापुर में, वो इंडिया के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा, 1431 करोड़ रुपए की जो मांग रखी गई है वो भी बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है और उसका भी कोई इंडिया पे या फिर उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये बात साफ की कि ये जो भी इंफॉर्मेशन अमेजन मांग रहा है, फिर जो भी इंफॉर्मेशन अमेजन ने दी है, ये मिसलीडिंग है और ये शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट में है, तो इसका भी कोई खास रिलेवेंस है नहीं। तो पूरी तरह से फ्यूचर रिटेल ने जो भी बातचीत की है अमेजन ने, फिर जो भी उन्होंने अपने वर्ड्स कहे हैं उसको डिनाई किया है और ये बात साफ की कि सब तरह की इंफॉर्मेशन जो अमेजन यहाँ पे दे रहा है वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मिसलीड करने के लिए है और उनके अगेंस्ट है, जो कि इंडिया पे वैलिड भी नहीं दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। और जाने माने कॉर्पोरेट वकील HP रनीना का भी कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन के आदेश का कोई असर आरआईएल और फ्यूचर रिटेल की डील पर नहीं पड़ेगा। I don't think the interim order of the Singapore Arbitral Authority will have much impact on this deal. And this type of, arbitral thing for which future itself is not part of the deal for the arbitral provision. So why should this interim order affect them at all? I think FRL should go ahead and get this cleared out of its way. They should immediately go to the High Court and get the interim award, saying that this is not applicable to FRL, and if FRL can go ahead with the Reliance deal. बाजार ने हफ्ते की शुरुआत हरे निशान में की है, लेकिन इस बढ़त का पूरा श्रेय बैंकिंग और फाइनेंस शेयरों को जाता है। निफ्टी बैंक में तकरीबन 1000 अंकों की तेजी आई है, जो पिछले 5 महीनों में इंडेक्स की सबसे बड़ी इंट्राडे बढ़त है। दरअसल शानदार नतीजों के बल पर आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी ने इस तेजी को लीड किया। यही वजह रही कि कई हेवी वेट्स में हावी बिकवाली के बावजूद निफ्टी दिन के निचले स्तर से
100 अंक रिकवर होकर 11,670 के करीब बंद हुआ। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से सबसे ज्यादा दबाव बना। अन्य सेक्टर्स की बात करें तो यूएस में चुनाव की अनिश्चितता के बीच आईटी शेयर दबाव में दिखे। अक्टूबर में ऑटो बिक्री अच्छे रहने के बाद मारुति, हीरो जैसे शेयरों में मुनाफा वसूली रही। एचडीएफसी के सितंबर तिमाही के नतीजे हर मोर्चे पर अनुमान से बेहतर आए हैं। 2346 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 2870 करोड़ का मुनाफा हुआ है। हालांकि सालाना आधार पर यहां दबाव थोड़ा जरूर आया है। वहीं ब्याज से होने वाली आय यानी एनआईआई 20% बढ़ी है। इस दौरान कंपनी की नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.3% पर आई है। इंडिविजुअल लोन अप्रूवल्स में 9% की बढ़त रही है। प्रोविजनिंग पर नजर डालें तो कोविड के असर को देखते हुए 436 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की गई है। तिमाही आधार पर कंपनी का ग्रॉस एनपीए 1.87% से घटकर 1.81% पर आ गया है। और बाजार बंद होने के बाद निफ्टी कंपनी एनटीपीसी ने सितंबर तिमाही के नतीजे पेश किए। कंपनी का मुनाफा अनुमान से बेहतर आया है, जबकि आय और मार्जिन उम्मीद के करीब है। दूसरी तिमाही में स्टैंड अलोन मुनाफा 7.4% बढ़कर 3500 करोड़ के पार रहा है। वहीं स्टैंड अलोन आय में 8.4% की बढ़त आई है। मार्जिन में भी सुधार हुआ है। कंपनी ने 115 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बायबैक को भी मंजूरी दी है, यानी मौजूदा भाव से करीब 29% प्रीमियम पर बायबैक। इसके लिए 13 नवंबर रिकॉर्ड डेट तय की गई है। और दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों पर गृह सचिव अजय भल्ला ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में फेस्टिवल सीजन, बढ़ते प्रदूषण और कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा की गई है। क्या है पूरी खबर, डिटेल लेते हैं। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा हमसे जुड़ गई हैं। दीपाली, ये बताइए कि जो पूरा ओवरऑल मामले हैं वो तो घट रहे हैं और अब लग रहा है कि थोड़ा लोड कम हो रहा है, तो ऐसे में दिल्ली चिंता क्यों बढ़ा रही है और इस बैठक में क्या कुछ हुआ? जो आपने सही कहा कि अगर ओवरऑल नंबर्स की तरफ ध्यान दें तो आंकड़े कम होते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं पिछले 24 घंटे की बात करूं तो 45,000 के करीब नए मामले आए हैं और 400 के करीब लोगों की जान गई है। अगर सितंबर के महीने से कंपैरिजन किया जाए तो ये आंकड़ा 50% तक कम है। वहीं अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर अब पिछले 15 से 20 दिनों में अचानक से ही मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। हालांकि दिल्ली सरकार के अधिकारियों का ये मानना है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह प्रदूषण भी है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल भी काफी बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए आज गृह सचिव अजय भल्ला ने एक अहम बैठक की। दिल्ली सरकार के अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे और पूरी समीक्षा की गई, क्योंकि फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है, सर्दियां आ रही हैं, प्रदूषण का लेवल है, तो कई सारे कारण हैं जो कोविड की स्थिति को और भी ज्यादा चिंताजनक राजधानी दिल्ली में बना रहे हैं। अगर कुल संख्या की बात करें तो राजधानी दिल्ली में 3,92,000 से ज्यादा संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। तो जो बैठक हुई है उसमें मुख्य तौर पर इस बात पर फोकस किया गया है कि दिल्ली में जो आरटीपीसीआर टेस्ट है इनको बढ़ावा दिया जाए, साथ ही साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रैकिंग पर भी फोकस किया जाए। वहीं दिल्ली सरकार के अधिकारियों की तरफ से बैठक में यह बताया गया कि अभी अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल की अगर स्थिति देखी जाए तो दिल्ली के हॉस्पिटल्स में 57% बेड्स खाली पड़े हैं। तो अगर आने वाले दिनों में संख्या में और ज्यादा इजाफा होता है तो दिल्ली सरकार का ये दावा है कि उसने इंतजाम पूरे किए गए हैं, लेकिन ये संख्या ज्यादा ना बढ़े इस लिहाज से समीक्षा बैठक की गई है। और दिल्ली सरकार के अधिकारियों को गृह सचिव की तरफ से सख्त ये आदेश दिए गए हैं कि फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए लोगों से सख्ती से पालन भी करवाएं। जो एसओपी तैयार किया गया है, दिल्ली सरकार ये सुनिश्चित करे कि लोग उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और साथ ही साथ अगर प्रदूषण की बात की जाए तो उस पर खासतौर पर जो पराली जलाई जा रही है उसको लेकर भी जल्द से जल्द कुछ इंतजाम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। तो दिल्ली की हालत को लेकर चिंता जरूर है। इधर राजस्थान में गहलोत सरकार आज कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुताबिक मास्क को अनिवार्य बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। देश के साथ राजस्थान में भी कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए
राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया है। अशोक गहलोत के मुताबिक कोरोना काल में मास्क ही वैक्सीन है और यही लोगों का बचाव करेगा। कोरोना की वजह से इस बार कॉलेजों में प्लेसमेंट आधी रह गई है और जो जॉब ऑफर किए भी जा रहे हैं उनमें सैलरी भी कम मिल रही है। हायरिंग में ये गिरावट लगभग सभी सेक्टर्स में समान रूप से दिखाई दे रही है। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज में सितंबर, अक्टूबर और जनवरी, फरवरी प्लेसमेंट का पीक टाइम होता है, लेकिन कोरोना की वजह से कैंपस हायरिंग में भारी मंदी है। टॉप इंस्टीट्यूट्स में भी हायरिंग घटी है, लेकिन सामान्य संस्थानों में हायरिंग आधी रह गई है। यही नहीं, एंट्री लेवल सैलरी पैकेज में भी 15 से 20% का ड्रॉप देखने को मिला है। आईआईटी बॉम्बे का कहना है कि इस साल प्लेसमेंट एक्टिविटीज में कई बाधाएं हैं। आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम इंदौर और आईआईएम नागपुर जैसे संस्थान भी इस साल हायरिंग घटने की बात मान रहे हैं। जो कंपनी हर साल यहाँ के 10-12 आके जो लेते हैं, दे में गो फॉर 6 to 8। जो 4-5 जो लेते थे उसका हाफ लेंगे, मे बी दे कैन रिड्यूस 50 to 60%, बट रिक्रूटमेंट होगा, नंबर कम होंगे एंड जो कम नंबर जो है वो थोड़ा सेकंड एंड थर्ड टायर बिजनेस स्कूल को इम्पैक्ट कर सकता है, इफेक्ट हो सकता है। जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे आपको शायद 15 से 20% कम दिखे, लेकिन जो टियर 3-4 इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे ड्रॉप आपकी 40%, 50% तक दिख जाए एंड एवरेज सैलरी में अबाउट 15 to 20% ड्रॉप तो डेफिनेटली हो जाए। फार्मा, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी को छोड़कर लगभग सारे सेक्टर की हायरिंग प्रभावित हुई है। सबसे ज्यादा असर हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो और हेवी इंजीनियरिंग में दिख रहा है। ई-कॉम, बीएफएसआई और एफएमसीजी कंपनियां सेलेक्टिव हायरिंग कर रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जॉब मार्केट की रिकवरी में अभी 7 से 8 महीने लगेंगे। लॉकडाउन खुलना एक बात होती है और कंजम्पशन पैटर्न और डिमांड स्टैब्लिश करना एक कम्प्लीटली अलग स्टोरी है और काफ़ी सेक्टर्स उससे अभी जूझ रहे हैं। मई या जून में हमें लगता है कि काफ़ी नॉर्मलसी वापस आ जाएगी और करीब 90 से 95% जो भी प्री कोविड लेवल्स थे हायरिंग के, उसके करीब ही हायरिंग का आंकड़ा रहेगा। लॉकडाउन की वजह से कंपनियों के रेवेन्यू और प्रॉफिट पर बुरा असर पड़ा है। कई कंपनियां छटनी का रास्ता भी अपना रही हैं। ऐसे में मनचाही प्रोफाइल और सैलरी के लिए न सिर्फ वक्त बल्कि नए स्किल्स की भी जरूरत पड़ सकती है। सिल्की सिंह, मुंबई। और राजस्थान में गुर्जर आंदोलन ने एक बार फिर से बढ़ा दी है मुसीबत। पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि उन्हें चुनौती दे रहे दोनों युवा नेता यानी तेजस्वी यादव और चिराग पासवान अभी कच्चे हैं। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में नीतीश कुमार ने दोनों पर व्यंग करते हुए कहा कि जो विकल्प देने का दावा कर रहे हैं उनमें एक क्रिकेट खेलता था और दूसरा सिनेमा बनाता था। आपकी जो छवि है वह जो है सुशासन के लिए है। बिहार को आपने बदहाली से बाहर निकाला, जो आप कहते भी हैं कि 15 साल की बदहाली के बाद से वहां गुड गवर्नेंस आपने एस्टेब्लिश किया। लेकिन जो इन दोनों नेताओं की जो पीढ़ी है, अगली पीढ़ी, खासतौर पे अगर हम लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की बात करें, वो आपको कहते हैं कि टायर्ड हैं, रिटायर्ड हैं। जो रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग, वो आपको कहते हैं कि जो सो इतने आपने घोटाले किए हैं कि सत्ता में आए तो आपको सबसे पहले जेल भेजेंगे। ये नई पीढ़ी इस तरीके से जब रिएक्ट करती है तो वो लोग जो कि कभी आपको चचा कहते थे सरकार में आपके नीचे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सीखा, कैसा फील करते हैं आप? हम कुछ नहीं फील करते, हमको कोई फीलिंग नहीं है। ऐसी बात बोलने वालों को क्या मतलब है बताइए? कौन कौन काम किया था? पुराने क्या अनुभव, हमको क्या मतलब है इन लोगों के बारे में? कोई क्रिकेट का था, कोई सिनेमा का था, कहाँ क्या था? जरा बताइए ना, क्या क्या बोलता है और उसको बोलने का कोई सलाह देता है या उसकी इच्छा होती है और इससे उसको पब्लिसिटी मिलती है। मुझे बहुत बधाई है, पब्लिसिटी लेते रहो, लेकिन इन सब चीजों का कोई मतलब है? नई पीढ़ी कोई एक पर्टिकुलर परिवार से जुड़ा हुआ ही नई पीढ़ी है।
हम लोग के लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है, हम लोग तो सबकी सेवा करते हैं। हम लोगों को जो समर्थन नहीं देता है उसका भी हम कभी विरोध नहीं करते, सबके लिए काम किया, हमने किसी की उपेक्षा नहीं की। तो ऐसी बात लोग बोलता है, अब जो सोच है, जो ख्याल है, आप समझ लीजिए ना। तो ऐसे लोगों का जरा बताइए क्या बोलता है, हम तो देखते भी नहीं, नोटिस भी नहीं लेते, हम इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते। वहीं आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोग मेरी पढ़ाई पर सवाल उठाते हैं। अगर आरजेडी के शासन में जंगल राज था तो मेरे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां क्यों नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सभा में जुट रही भीड़ एंटी इनकम्बेंसी का प्रमाण है। भीड़ का बिहेवियर क्या है, इस पे थोड़ा आप लोग अगर रिसर्च करें तो शायद आपको समझ में आएगा। रिस्पॉन्सिव है और ये साफ दिखा रहा है कि नीतीश जी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है। गुस्सा एक अलग चीज़ होता है, नफरत एक अलग चीज़ है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी से नफरत करने लगी है। ये लोग कहते हैं जंगल राज भी था, हम दो मुख्यमंत्री के बेटे भी थे, तो भी हम डिग्री नहीं लेके आए। जंगल राज था तो हम तो डिग्री लेके आ जाते हैं ना, MBA का, MBBS का, क्यों नहीं लेके आए। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश में एलजेपी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लोजपा भाजपा की सरकार बनेगी, वो बनना तय है। मौजूदा मुख्यमंत्री जी का प्रदर्शन, उनकी पार्टी का प्रदर्शन मुख्यमंत्री जी के हिसाब से अत्यंत निराशाजनक वाला होने वाला, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि 10 तारीख के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री कभी दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसमें 1% का भी अब कोई डाउट नहीं है। राजस्थान में आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज ने एक बार फिर आंदोलन तेज कर दिया है। गुर्जर समाज के लोगों ने राजस्थान में भरतपुर, झुंझुनू, दौसा समेत कई जगहों पर रेल सेवा बाधित कर दी। वहीं राजस्थान सरकार ने भरतपुर में इंटरनेट सेवा रोक दी है। 2 दिन पहले राजस्थान सरकार ने गुर्जर समुदाय के साथ समझौता होने का दावा किया था, लेकिन कर्नल बैंसला की अगुवाई में गुर्जर समुदाय ने इसे खारिज कर दिया। कर्नल बैंसला का कहना है कि मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और इनकी मांगों में सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण शामिल है। बाबा का ढाबा चलाने वाले बुजुर्ग कांता प्रसाद ने यूट्यूबर गौरव वासन के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। यूट्यूबर गौरव ने ही कांता प्रसाद का वीडियो बनाकर वायरल किया था। कांता प्रसाद का आरोप है कि गौरव वासन ने उनकी मदद के नाम पर आए पैसों में हेराफेरी की है। कांता प्रसाद ने कहा कि गौरव ने जानबूझकर अपने और अपने परिवार वालों की बैंक डिटेल्स शेयर की थी और उनसे किसी भी लेन देन की जानकारी को साझा नहीं किया। अब बताइए कि जब गौरव खाता उसके अंदर है, अकाउंट नंबर है, और उनके बीवी का अकाउंट नंबर है, उनके भाई का अकाउंट नंबर है, तो हमारे कंधे पर बंदूक चलाए हैं और पैसे जाओ गौरव के खाते में आए हैं। आपके साथ धोखा हुआ है? हाँ, हमारे साथ धोखा हुआ है। उसने अपने रिश्तेदारों के अकाउंट नंबर दिया था अभी? उनका सगा भाई है और उनकी बीवी है, और रिश्तेदारों को भाई वही जाना किसको दिए किसको नहीं दिए, हमें क्या पता। पैसे की हेरा फेरी का आरोप लगने के बाद यूट्यूबर गौरव का जवाब भी आया है। गौरव ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को गलत बताया है। मेरे पे एलिगेशन लगाए जाते हैं कि आपने भाई इनके 20-25 लाख रुपए खा लिए। बाबा ये एलिगेशन मेरे पे लगा रहे हैं विदाउट इवन चेकिंग द फैक्ट्स। उनको पता नहीं है कि मेरे पास कितने अकाउंट में, मेरे अकाउंट डिटेल ये सारी जो मैं आप सबके सामने रखूंगा, तो मेरे अगर अकाउंट में 20-25 लाख रुपए होते तो मेरे बैंक अकाउंट में जरूर दिखाते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जी, मेरे पास कोई 20-25 लाख नहीं है। मेरे को ये याद है कि 8 तारीख को बाबा को लगभग 70-75 हज़ार रुपये लोग कैश दे के गए थे वीडियो देखने के बाद। वो मैं खुद गया था उनके साथ बैंक, इनके पास 75 हज़ार रुपये इनकी जमा करा दिए और हमने बैंक से सिर्फ ये जानकारी मांगी कि आप हमें पासबुक में ये एंट्री दे दीजिए कि 75 हज़ार रुपये इनके बैंक में आ गए। तो बैंक ने एंट्री देने से मना कर दिया, ये कह के कि जी इतनी सारी ट्रांजैक्शन है कि इनका बैंक अकाउंट ही सीज हो गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज से जुड़े रहिए। नमस्कार।